आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने वेरिएबल्स पढ़े और हमने वेरिएबल्स को देखा कि किस तरीके से बनते हैं। तो हमारे पास वेरिएबल के साथ कुछ एक्सप्रेशन होती हैं जो हम ये कहते हैं कि एक्सप्रेशन जो बनती है उसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है किसका, वेरिएबल का। इसी के साथ वेरिएबल हमने अभी देखा कि वेरिएबल में क्या थी, आपके पास वैल्यूज स्टोर हो रही थी जो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे थी। इसी के साथ आपके पास एक्सप्रेशन में और क्या हो सकता है, आपके पास कांस्टेंट हो सकते हैं। कांस्टेंट वो चीज़ होती है, हम आगे पढ़ेंगे कि आपके पास जो वैल्यू होती है वो एक वेरिएबल की कांस्टेंट होती है, उसको हम चेंज नहीं करवा सकते। देन इसी के साथ मेरे पास जो तीसरा है वो आपके पास क्या है, फंक्शंस। फंक्शंस हम लोग ने पढ़े थे कि आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ का फंक्शन बना के काम कर सकते हो। और फिर हमारे पास आ जाता है ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो ऑपरेटर आ गया। अब देखो अगर वेरिएबल का नाम देना हो तो यहाँ पर वेरिएबल का जब हम नाम देते हैं तो हम ये कहते हैं कि वेरिएबल नेमिंग हमारे पास यहाँ पर कहलाता है आइडेंटिफायर। पास तो वेरिएबल्स को जो नेमिंग करनी होती है वो हमारे पास कहलाता है यहाँ पर क्या, आइडेंटिफायर। अब देखो आइडेंटिफायर क्या है कि आप किस तरह के या कितने टाइप के वेरिएबल्स यहाँ कितने किस तरह से वेरिएबल्स का नाम दे सकते हैं। तो हमने नॉर्मली रूल ये पढ़ा है कि या तो आपके पास सारी चीज़ें क्या हो, स्मॉल लेटर में हो। ठीक है, या तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर किसी का नंबर नंबर है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर या एफ नंबर। इसी के साथ लास्ट नेम है या फर्स्ट नेम है तो आप उसको कैसे कह सकते हैं, एफ नेम और एल नेम। देन इसी के साथ देखो इसमें हम जो अभी तक देख रहे हैं मतलब कुछ रूल्स ऑफ नेमिंग के हैं। जब हम पीएचपी के ऊपर काम करते हैं तो वो ये कहता है कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं आप उनको क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हो एज अ नेम ऑफ द वेरिएबल। लेकिन आप ये कहो कि मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के साथ काम करना चाह रहा हूँ तो ऐसा वहाँ पर रूल में नहीं होता। लाइक किस तरीके से हम इसको ये कह लो कि एज अ प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो देखो भाई, अब देखो यहाँ पे मैंने कहा कि नेमिंग कैसे दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ हमारे वेरिएबल्स बने हुए थे। अब देखो हमारे पास वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, डॉलर का सिंबल तो लाजमी होगा। लेकिन नेमिंग का जो रूल है वो ये कहता है कि आपको अल्फ़ाबेट यूज़ करने लाजमी है, चाहे आप उसको कैपिटल में यूज़ करो या चाहे आप स्मॉल में यूज़ करो। सही है, लेकिन अगर देखो मैं अगर यहाँ पर ले रही हूँ लेट सपोज नेम, तो ये मुझे क्या दे रहा है, एरर नहीं दे रहा। इसी तरीके से अगर मैं कोई एक दूसरा वेरिएबल बना रही हूँ जिसमें मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि मैंने कहा $1, तो देखो ये मुझे यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ अकेले नंबर्स को आप वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या है हमारे पास डेटा टाइप की काउंट में आ जाता है। आप इसके अलावा क्या कर सकते हो, अगर आपको 1 इंक्लूड करना है तो आप लेट सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल 1, सही है, या आप यहाँ पे कह लो वेरिएबल 10, या आप यहाँ पे क्या कह लो, अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे पास दो नंबर हैं, दो नंबर से मुराद मेरे पास दो वेरिएबल के नाम है। लेट सपोज मैंने कहा यहाँ पर है फर्स्ट नंबर, सही है, और मेरे पास है, ये सिर्फ नेमिंग का बता रही हूँ, मेरे पास है यहाँ पर सेकंड और एक है नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ इसके आगे डॉलर लगा दूँ तो हो क्या रहा है, यहाँ पर दोनों चीज़ों में गौर करना कि इसने क्या करा कि फर्स्ट को तो कंसीडर कर लिया लेकिन नंबरिंग वाले को यहाँ पर इसने कंसीडर नहीं किया। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके पास कोई दो नंबर या दो वर्ड का एक आप वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं तो आप या तो स्पेस को हटा दें। स्पेस हटाने से क्या होगा, वो उसको पूरा कंसीडर करेगा, क्योंकि जब हम पीएचपी में वेरिएबल बनाते हैं तो वो स्पेस को रीड नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे स्पेस ही चाहिए बिटवीन दो वर्ड्स, तो आपके पास एक और सलूशन है कि आप यहाँ पर कोई स्पेशल करेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप एक यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर क्या, अंडरस्कोर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अंडरस्कोर यूज़ कर लेती हूँ। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आप दो वर्ड्स को एक साथ विदाउट स्पेसिंग लिख लें, या आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी के साथ अगर आपको नंबर यूज़ करना है तो आप नंबर किसी भी लेटर के बाद यूज़
यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली आप नहीं यूज़ कर सकते। लेट्स सपोज़ अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और मैं यहाँ 1 लगा दूँ, तो देखो जैसे ही मैंने 1 लगाया उसके पास क्या होगा, यहाँ पर इंडिकेशन ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट होना लाज़मी है, फिर आप चाहे उसके एक अल्फ़ाबेट के बाद नंबर डाल दो, कुछ भी डाल दें आप, यहाँ पर अंडरस्कोर लगा दें, लेकिन कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से एंड का सिंबल। देखो जैसे ही मैंने एंड का सिंबल बनाया तो उसने हाफ कंसीडर कर लिया, हाफ को क्या कर दिया, वहां से निग्लेक्ट कर दिया। तो ये आपके पास क्या है, नेमिंग या आइडेंटिफायर। जब हम वेरिएबल्स को काउंट करते हैं और उनके ऊपर वर्किंग करते हैं तो हमें उनकी नेमिंग का क्या करना पड़ता है, वहां पर ख्याल रखना पड़ता है कुछ रूल्स की बेस के ऊपर। अब आ जाते हैं हम कि हमारे पास यहाँ पर ही कुछ टाइप्स होती हैं वेरिएबल्स की। अगर मैं बात करूं कि वेरिएबल कितने टाइप्स के हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ये बात पढ़ी कि जब हम पीएचपी के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम वहाँ डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करवा रहे। तो अगर हम डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करवा रहे तो कहीं ना कहीं आपके पास कुछ स्पेसिफिकली वेरिएबल्स की टाइप होंगी जो क्या कर रही होंगी, उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी कर रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ स्केलर टाइप्स होती हैं। स्केलर टाइप में मेरे पास कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं, इंटीजर आ जाता है, फ्लोट आ जाता है, स्ट्रिंग आ जाता है और क्या आ जाता है, बूलियन। ठीक है, इस इंटीजर अभी जैसे कि हमने किया, इंटीजर में क्या होगा आपके पास, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या आपके पास कोई नेगेटिव नंबर हो, लेकिन वो जो नंबर है वो होल नंबर होना लाजमी है, ये एक शर्त है इंटीजर नंबर की। इसी के साथ अगर आप फ्लोटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो फ्लोटिंग भी क्या कहता है कि भाई आप नेगेटिव भी कर सकते हो, पॉजिटिव भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास फ्लोटिंग में क्या होगा, आपके पास डेसिमल वैल्यूज काउंट होंगी, अदरवाइज वो फ्लोटिंग नंबर काउंट नहीं होगा। स्ट्रिंग में हम ये कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ करेक्टर आपका, अगर आप एक साथ ये कह लें कि मिक्स करके एक स्टेटमेंट बना रहे हैं तो वो आपके पास क्या काउंट होता है, स्ट्रिंग करेक्टर काउंट होता है या स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू काउंट होती है। फिर इसी के साथ हम एक डेटा टाइप यूज़ करते हैं बूलियन, जो हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रू और फॉल्स, और हम वो कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी भी चीज़ को चेक करवाना हो, हम आगे इस चीज़ को करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरी हमारे पास वेरिएबल की टाइप आ जाती है कंपाउंड टाइप। अब देखो कंपाउंड है ना, कंपाउंड से मतलब क्या है कि कंपाउंड की अगर मैं एक्चुअल मीनिंग देखूं तो कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज़्यादा की चीज़ें। तो देखो यहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें कौन सी हैं, मेरे पास एक एरे है। एरे क्या करता है, आपके पास वेरिएबल एक होता है और मेरे पास उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ क्या होती हैं, स्टोर हो सकती हैं। ठीक है, इसी तरह एरे में मेरे पास, हम जो पीएचपी में पढ़ेंगे, हम 3 टाइप्स की एरे पढ़ेंगे जो यहाँ पर क्लासिफाइड है। मल्टी डायमेंशनल एरे, एसोसिएटिव एरे और न्यूमेरिक एरे। तीनों हम एरेज को एरे के टॉपिक पे इंशाल्लाह कवर करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखो क्या होता है, आपके पास एक यूजर डिफाइंड क्लास है। अगर आप लोगों ने ऊक के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हम एक क्लास को कॉल करवाने के लिए उसका क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने ये पढ़ा था कि ये एक इंस्टेंस होता है किस चीज़ का, उस क्लास का। और हम उसको यूज़ करते हैं रेफरेंस के तौर पे, ताकि हम उस क्लास की जो चीज़ें हैं उसको क्या कर सकें, एक्सेसिबल करवा सकें अपने लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और डेटा टाइप्स है जिसमें से आ जाता है एक रिसोर्स। अब देखो रिसोर्स डेटा टाइप क्या होती है हमारे पास, या रिसोर्स किस लिए यूज़ होता है, कि जिस तरीके से मैंने ये कहा कि मुझे कोई फ़ाइल ओपन करवानी है तो मेरे पास रिसोर्स का काम आ गया। मतलब अगर मुझे कोई फ़ाइल पीएचपी पे कोई ऐसा फंक्शन बनाना है कि मुझे कोई फ़ाइल अपलोड करानी है अपनी पीएचपी के डेटाबेस पे, तो वहाँ पर कौन सी डेटा टाइप काम करती है, रिसोर्स काम करेगी। वेरिएबल कौन सा होगा, रिसोर्स का होगा। इसी के साथ अगर कोई फाइल, जैसे कि अभी यहाँ पर भी लिखा है कि रेफरेंस होल्ड करता है किस चीज़ का, किसी दूसरी पीएचपी फाइल का। अब किसी दूसरी पीएचपी फाइल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ पर डेटाबेस का कनेक्शन भी हो सकता है, डेटाबेस की कोई क्वेरी भी हो सकती है, किसी फाइल को ओपन भी करवा सकते हैं, हम कोई एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने, अगर आप लोगों को आइडिया हो तो हमने सी में, हमने क्या कहते हैं, सीएसएस में क्या किया था, हमने एक्सटर्नल सीएसएस बनाई थी और उसको हमने अपनी एचटीएमएल की फाइल में क्या किया था, इंक्लूड करवाया था। इसी तरीके से पीएचपी में भी हम ये वाला काम करवा सकते हैं, मगर उसका जो डिफरेंट कॉलिंग मेथड है वो हमारे पास क्या है, अलग होगा। इसी तरीके से नल वैल्यूज़ होती है, नल वेरिएबल्स की वैल्यूज़ होती हैं जिनमें हम ये कहते हैं कि इन केस अगर इस वाली वैल्यू में कोई वैल्यू नहीं आती, इस वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं आती, तो उसको क्या कर देना, नल कंसीडर कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद
हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो अब आ जाते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मेरे पास क्या होता है, मैंने अभी बताया कि कांस्टेंट्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम क्या नहीं कर सकते, स्टैटिक्स होते हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर भी लिखा है कि कांस्टेंट क्या होते हैं आपके पास, स्टैटिक, मतलब कि ये है कि वो आपकी वैल्यूज क्या होती हैं, चेंज नहीं हो सकती। इसी के साथ वो क्या होता है, केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव से मुराद के जिस तरीके से हमने अभी पढ़ा, पीएचपी हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। किस तरीके से, इसको एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने जो वेरिएबल बनाया है, मैंने यहाँ पर सब चीज़ें स्मॉल में लिखी हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आकर इसका प्रिंट करवाते वक्त मैं कैपिटल वी कर दूँ और मैं इसको रन करके अगर आप लोगों को दिखाऊं, तो मैंने रिफ्रेश करा तो वो मुझे क्या कह रहा है, कह रहा है var2 नाम का कोई भी आपने वेरिएबल नहीं बनाया है। तो पीएचपी हमारे पास क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये आपके पास क्या है, काउंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो आ जाता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में देखो हमने तीन तरह के ऑपरेटर्स पढ़े थे। अगर मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास यूनरी ऑपरेटर है, अब देखो एक ऑपरेटर को किस तरीके से समझो, उस तरीके से हम यहाँ पे मैंने ये कहा कि 5, ठीक है, प्लस 5, इसको हम कर लेते हैं फॉर्मेट थोड़ा सा, सही है। अब देखो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर से मुराद यहाँ पर जो ऑपरेटर्स लगे हैं, ये जो मेरे पास 5 हैं, ये मेरे पास कहलाता है क्या, ऑपरेंड्स, ठीक है। और यहाँ इनके बिटवीन जो काम हो रहा है वो क्या कहलाता है, ऑपरेटर कहलाता है। अब इसी तरीके से अगर मैं ये बात कहूँ कि ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखी है वो यूनरी ऑपरेटर है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यूनरी क्या कहता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंट होना लाजमी है, तो ही आपका वो क्या कहलाएगा, आपके पास यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है बाइनरी। तो बाइनरी ये कहता है कि आपके पास कितने होने चाहिए ऑपरेंट, दो ऑपरेंट होने चाहिए। तो ये वाली जो मेरे पास ये कह लें कि एग्जाम्पल है, वो क्या कंसीडर करती है कि मेरे पास ऑपरेंट कितने हैं, दो ऑपरेंट है, तो ये मेरी कंडीशन है बाइनरी ऑपरेटर की। फिर हम आ जाते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर ये कहता है कि भाई आपके पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि आप लोगों ने इफ एल्स पढ़ा होगा। तो इफ एल्स में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ पॉसिबल है, अगर वो कंडीशन सही हो रही है तो ये वाला काम करना, अदरवाइज क्या कर देना, दूसरा काम कर देना। तो जो यूनरी या जो टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं मेरे पास, वो टर्नरी ऑपरेटर्स भी ऐसे ही वर्किंग करते हैं आपके पास कि वो रिप्लेसमेंट होते हैं इफ एल्स की। लेकिन आप शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हो, उनके ऊपर काम कर सकते हो। तो ये चीज़ें हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे, यूनरी की भी, बाइनरी भी, एंड देन टर्नरी ऑपरेटर्स भी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और मेरे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। इन ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास अगर हम बात करें तो नॉर्मली मेरे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस। अब इसको हम किस तरीके से परफॉर्म करवा सकते हैं या हम इसमें किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो हम अब यहाँ पर आते हैं और मैं एक नई फाइल बना लेती हूँ जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑपरेटर्स का काम कर लें। तो इसको कंट्रोल एस करना, कंट्रोल एस कर लो और यहाँ पर देखो माय फाइल्स में देख लीजिएगा कि आपका रूट डायरेक्टिव सही है या नहीं। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर सेव कीजिएगा। तो हम यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम इसको सेव भी इसी नाम की फाइल से कर लेते हैं, ताकि हमें बाद में इनकेस याद रहे कि हमने इसमें क्या किया था, अर्थमेटिक ऑपरेटर का काम किया था, ठीक है। और यहाँ पर इसको पीएचपी की एक्सटेंशन के साथ क्या कीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। और इसके मैं यहाँ पर इंक्लूड करवा देती हूँ एचटीएमएल की स्ट्रक्चर। अब इसके बाद देखो पीएचपी का काम करना है, ऑपरेटर्स वगैरह किस में बनेंगे, पीएचपी में। तो मैंने अभी बताया कि पीएचपी के लिए मुझे यहाँ पर पीएचपी का ब्लॉक बनाना पड़ेगा और इसके बाद मैं इसको अगर ड्रैग कर दूंगी तो ये पीएचपी का आपके पास काम क्या है, पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स बना लेते हैं कुछ, जिसमें हम क्या करवा सकते हैं, प्लस, माइनस, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकें, काम कर सकें। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसमें मैं करती हूँ ऐड, नाम ऐड है इसका। या हम दो वेरिएबल बना लेते हैं ए नाम का, और मैंने यहाँ पे इसको कर दी वैल्यू 10 और $b=20। अब मैं क्या करूँगी, इनमें ऑपरेटर्स का काम करूँगी, कौन से, अर्थमेटिक। मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया, उसको मैंने नाम दिया ऐड इज इक्वल्स टू
मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर ए प्लस डॉलर बी। ये क्या करेगा, इनका एडिशन जो है वो क्या करके लेकर आएगा, सेव करेगा। इसी के साथ मैं एक और वेरिएबल बना देती हूँ जिसका नाम हम यहाँ पे रख देते हैं माइनस, ठीक है। और मैंने कहा डॉलर ए माइनस डॉलर बी सेमी कॉलन। अगेन मुझे मल्टीप्लाई करवाना है तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने लिखा डॉलर मल्टी इज इक्वल्स टू डॉलर ए स्टैरिक डॉलर बी। फिर लास्ट हमारे पास है क्या, डिवाइड का, तो मैंने इसको कर दिया डिवाइड इज इक्वल्स टू डॉलर ए डिवाइडेड बाय डॉलर बी एंड देन सेमी कॉलन। और फिर मेरे पास आ जाता है एक मॉड्यूलस ऑपरेटर भी, तो हम यहाँ पे मॉड्यूलस का ऑपरेटर भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने कहा डॉलर मॉड इज इक्वल्स टू डॉलर ए, मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है परसेंटेज, फिर डॉलर बी एंड देन सेमी कॉलन, इसको सेव कर लेंगे। अब देखो मुझे क्या करवाना है, इन सबको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए हमने अभी पढ़ा कि इको यूज़ होता है, तो इको के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी द एडिशन रिजल्ट इज। अब देखो मैंने यहाँ पर लिख लिया, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर भी, इसको बहुत गौर से देखना। देखो मैंने एडिशन लिख दिया है और मैंने ये कहा है कि जो मेरा इस कह लो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हुई हुई है, इस ऐड के वेरिएबल में। तो मैं अगर यहाँ पर आके मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉलर ऐड, लेट सपोज हमने यहाँ पे लिख लिया, तो अब देखो होता क्या है, मैं इसको सेव करवाती हूँ। अभी मैं एक चीज़ पहला जो है वो आपको रन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फाइल चेंज हो गई है तो मैं इसको यहाँ पर आके और मैंने शायद अर्थ ऑपरेटर करके सेव किया था डॉट php। तो यहाँ पे देखो क्या दे रहा है वो, एडिशन रिजल्ट इज 30। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका, सही आ गया, क्योंकि आपके पास 10 और 20 था तो मेरे पास आंसर आ गया ये। एक और कॉमन चीज़ है कि हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी दे सकते हैं मेरे पास, लेकिन हमारे पास एक दूसरा तरीका है जो क्या कहलाता है कॉन्केटिनेशन का। किस तरीके से होगा कॉन्केटिनेशन का, वो यहाँ पे देखो आप नेक्स्ट लाइन पर मैं यहाँ पे कहती हूँ द सब्ट्रैक्शन, ठीक है, रिजल्ट इज। अब मैंने कहा कि मुझे इसके अंदर नहीं देना, मैं यूज़ करती हूँ कॉन्केटिनेट का मेथड। कॉन्केटिनेट से मुराद कि आप वहाँ पे क्या करवा सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग और वेरिएबल को या जो भी दूसरी चीज़ है उसको कॉन्केटिनेट मतलब एक साथ प्लस करके एडिशन करके ये कह लो कि एक लाइन में प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पर हम किस तरीके से कॉन्केटिनेट करेंगे, तो यहाँ पर कॉन्केटिनेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट का सिंबल, जो क्या करता है कि भाई यहाँ तक आप प्रिंट करवाएं और इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसके बाद क्या हो वो नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन पे मुझे यहाँ पर या नेक्स्ट पार्ट उसका क्या करवाना है, मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए जो क्या है माइनस। तो मैं यहाँ पर आऊँगी, डॉट के बाद मैंने यहाँ लिखा डॉलर और मैंने यहाँ लिखा क्या, माइनस और सेव। तो देखो इस तरीके से करना चाहो ये भी सही है, इस तरीके से करना चाहो ये कह लो कॉन्केटिनेट का मेथड यूज़ करना हो वो भी सही है। तो हम यहाँ पर आते हैं, मैंने रिफ्रेश करा तो देखो यहाँ पर भी क्या आ गई, वैल्यूज आ गई, लेकिन देखो सब एक लाइन में आ रहा है। अब देखो एक लाइन में लाने के लिए जैसे कि हमने लास्ट फाइल में किया था कि हर लाइन पे बी आर कर लिया था, तो उसका एक शॉर्ट का है कि आप यहाँ पर भी बी आर का यूज़ कर सकते हैं काम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, रिफ्रेश, तो मेरे पास क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन पर आ गया। इसी के साथ देखो अब यहाँ पर तो आपके पास इन्वर्टेड कॉमास थे तो आपने इसी के आगे बी आर लगा दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँगी मुझे इसकी लाइन के बाद चाहिए ना बी आर, क्योंकि इससे पहले जो इसके बाद जो लाइन आई उससे वो नेक्स्ट लाइन पर आए। तो फिर मैं क्या करूँगी, अगेन कॉन्केटिनेट का मेथड यूज़ करूँगी। और हमने ये पढ़ा है कि बी आर हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, तो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास ओपन करके अपना जो है वो बी आर का टैग लिख दूँगी। अब इससे क्या होगा कि अब जो भी मैं नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवाऊंगी वो यहाँ पर क्या होगी, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई का मेरे पास जो ये कह लो कि जो वेरिएबल है वो मेरे पास है डॉलर मल्टी।
ठीक है। अब देखो इस यहाँ पर मुझे कॉन्केटेनेट नहीं करवाना क्योंकि मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमाज वाले मेथड से काम किया। अगेन यहाँ पर आ जाते हैं, हम यहाँ पे करते हैं डिवाइड, और डिवाइड के बाद मैं यहाँ पर डॉलर डिवाइड और इसी के साथ लास्ट वन मॉड्यूलस, सही है। और यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं डॉलर मॉड एंड देन सेव। तो यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ देखो आपके पास क्या हो गया, सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई का रिजल्ट भी आ गया, डिवाइड होने के बाद भी देखो, डिवाइड होने के बाद जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो ये पॉइंट वैल्यू भी दे रहा है, मॉड्यूलस जो है वो मॉड्यूलस हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी चीज़ों को काम कर सकते हैं और अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक